हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 11 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले हमने क्लास 10 हम लोग कंप्लीट कर लिया था कला वर्ग से संबंधित। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। बिना देर के इसको शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। कला वर्ग का पहला प्रश्न दिया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 दिन तक रोजगार मिल सकता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, आपको बताना है ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया कि काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिएगा और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया कि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक का नाम है वो अष्टाध्यायी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक का नाम है वो अष्टाध्यायी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैयद वंश की स्थापना की थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो किया करता था वो वाराणसी में किया करता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया कि श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या है। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं वो श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया कि किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है बॉक्साइट जो है वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किस उद्योग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील उद्योग द्वारा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 61 नंबर, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर वर्धन। कादम्बरी का लेखक कौन था, तो भास्कर वर्धन, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। आपको बताना है पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन था भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीकट। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना है समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज को समझना। अगला प्रश्न है 64 नंबर, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है। आपको बताना है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कानून। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर दिया गया कि जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया, किसने दिया था ये आपको बताना है। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेस्फील्ड ने। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी, तो किसने दी थी। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर, दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि दर्शन शास्त्र की किस शाखा में नैतिक चेतना का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति शास्त्र। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि पाश्चात्य दर्शन में प्रमाण विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी लॉक और कांट को दिया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक निम्न में से किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक जो माना जाता है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी को माना जाता है। देकार्त है, स्पिनोजा है या फिर लाइब्निज, इन तीनों को माना जाता है बुद्धिवादी संप्रदाय का समर्थक।
इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 14 मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है। आपको बताना है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिल्टन सिंगर। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर यहाँ पर दिया गया कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फूले ने किया था। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंटार्कटिका। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा को कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। ये आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1/3। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 76 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको कुछ सही वाला कथन बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में फिर खालिस्तान की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच का आदर्श का अनुसरण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 18वीं मध्यावधीय बैठक की मेजबानी की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अजरबैजान ने की थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जहाँ चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असम और पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया खालिस्तान के बाद मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर्दी मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2019 में। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी फिर उसके बाद खालिस्तान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर यहाँ पर दिया गया कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास की मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। आपको बताना है सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बारिश के पानी में बह जाना ये सर्वोत्तम उपाय नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1941 में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने खालिस्तान वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो किस वर्ष में की थी ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1498 वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया है कि बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाय। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 89 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। तो ट्रिकल सिंचाई के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ड्रिप सिंचाई। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कपास। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि का मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें औद्योगिक फसलें की प्रधानता है। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, ये जो है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये बात गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर दिया गया कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर दिया गया कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो आपको बताना है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय जो है वो कितना आगे है, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 घंटे 30 मिनट, लगभग 5.5 घंटे। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है कौन सी जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोग। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर दिया गया कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नासिक जिले में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दस्तक। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 100 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैसूर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक सोच रहे हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।